मूवी की शुरुआत में ही विजयन की वाइफ को एक लड़की पैदा होती है। विजयन एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की तरह काम करता रहता है। विजयन अपनी बेटी का नाम जया रखता है और ये सोचता है कि वह अपनी बेटी को इंदिरा गांधी की तरह बनाएगा। लेकिन जैसे रिश्तेदारों की बातों में माँ बाप आ जाते हैं, वह अपनी बेटी के बारे में अपनी धारणा बदल देता है और सोचता है कि वह अपनी बेटी की परवरिश आम लड़कियों की तरह ही करेगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाएगा और फिर अच्छा सा लड़का देके उसकी शादी कर देगा। तो विजयन अब अपनी बेटी को ढंग से बाहर खेलने भी नहीं देता है और अगर वह कोई चीज़ या खिलौना माँगती है, तो उसे उसके भाई के खिलौने ही पकड़ा दिए जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी बहुत ही साधारण स्कूलों में कराई जाती है। और स्कूल खत्म होने के बाद जया को घर के कामों में ही लगा लेता है और किसी स्कूल ट्रिप वगैरह में भी जाने नहीं देता। जब जयन एक बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छे कॉलेज में सीट हासिल कर लेती है, तो विजयन उसे वहाँ भी नहीं भेजता है और उसके रिश्तेदारों की बातों में आके कि लड़की को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और उसे घर से बहुत दूर भी भेजना नहीं चाहिए। वह उसको पास के ही किसी कॉलेज में एडमिशन करा देता है। जया पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और वह बीएससी करना चाहती थी, लेकिन विजय ने उसका एडमिशन बीए में ही करा देता है। इसी दरमियान दीपू नाम का एक लेक्चरर महिलाओं के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलता रहता है कि महिलाएं भी पुरुष के समान होती हैं, इनको भी जॉब करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी महिलाओं को बहुत दबाती है। यह सब बातें सुनकर जया दीपू से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और वह उसे पसंद करने लगती है और दीपू यह सब बातें भाप जाता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद दीपू का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ। अब वैसे ही दीपू भी बिहेव करने लगता है। वह जया पर बहुत ही कंट्रोल करता है। जया किससे बात करेगी, किससे बात नहीं करेगी, किस तरह के कपड़े पहनेगी, किस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी। इवन दीपू जया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अपने कब्जे में कर लेता है कि उसने ये स्टेटस क्यों लगाया है और उसे कब क्या पोस्ट करना है, यह सब दीपू ही बताता है। एक दिन दीपू जब जया का बहुत वेट कर रहा था और जया आने में लेट हो गई, तो वह गुस्से पे उसका हाथ भी उठा देता है। इससे जया को बहुत चोट लगती है और उसकी नाक से खून भी बहने लगता है और यह बात अब जया के परिवार को मालूम पड़ गई है। उसका पढ़ाई लिखाई वगैरह सब उन्होंने बंद कर दी, जबकि उस दीपू से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और जया को ही सारी गलती ठहराती कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था और तुम ये इश्कबाजी में लग गई हो। अभी के अभी तुम कॉलेज बंद करो और मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढूंगा। शादी के बाद तुम पढ़ाई करना और उसके बाद जॉब भी कर लेना, अगर तुम्हारा पति तुम्हें इजाजत दे। तो कुछ ही दिनों बाद राजेश के घर वाले जया के घर आने लगते हैं। राजेश का एक चिकन का पोल्ट्री फार्म होता है और उसके घर में एक शादीशुदा बहन भी रहती है। राजेश का जीजा दुबई में रहने की वजह से उसकी बहन हमेशा मायके में ही रहती है। तो बातों बातों में जया की फैमिली राजेश की फैमिली से कहने लगती है कि मेरी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है। तो यह बात सुनकर राजेश की माँ और राजेश ये सोचने लगते हैं कि लड़की को शादी के बाद पढ़ने की क्या जरूरत है। ना चाहते हुए भी राजेश की माँ हाँ कह जाती है और इसी तरह राजेश भी जया से पर्सनली बात करके इस शादी को ओके कह देता है। फाइनली एक अच्छा मुहूर्त देखकर राजेश और जया की शादी हो जाती है और अब यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। जब जया राजेश के घर में आती है, तो वहाँ वह ज्यादातर सामान टूटा फूटा देखती है, जैसे टूटी टेबल, टूटी कुर्सी, टूटा रिमोट, टूटी पिक्चर फ्रेम और इसी तरह राजेश रोज इडियापम ही खाता था। राजेश की माँ बहुत ही मुश्किल से इडियम बनाती रहती है क्योंकि वह इसके सिवा कुछ और नहीं खाता था। और अब जया को एहसास होता है कि राजेश बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है और वह छोटी छोटी बातों पे ही गुस्सा कर जाता है। खैर एक दिन जया राजेश के साथ चिकन पोल्ट्री फार्म पे जाती है। तभी एक कृष्णा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति राजेश के पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही कम प्राइस में मुर्गियों को बेच रहे हो, इतने कम प्राइस में मैं नहीं बेच सकता हूँ। मेरा बिजनेस बहुत ही डाउन हो चुका है, मेरा चिकन फार्म भी तुम ही लेकर बिजनेस कर लो। लेकिन राजेश बड़े एटीट्यूड के साथ मना कर देता है। जया ससुराल में एडजस्ट करने के साथ राजेश के लिए यूट्यूब से देख देख के अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाती रहती है, लेकिन राजेश गुस्से में जया को झापड़ लगाता है और उससे कहता है कि अगली बार बिना मुझसे पूछे ऐसे पकवान मत बनाया करो। दोबारा थोड़ी देर बाद राजेश और जया के पास आता है और उससे सॉरी कहने लगता है और उसे बाहर खाना खिलाने के लिए भी ले जाता है और उसे मूवी भी दिखाता है और उससे कहता है कि तुम ये बात भूल जाओ कि मैंने तुम्हें मारा है, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसी तरह राजेश जया को रोज किसी न किसी बात पे मारता था और उसे फिर वापस घुमाने ले जाता और उससे कहता कि यह बात तुम भूल जाओ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब जब राजेश जया को हद से ज्यादा मारने लगा, तो जया अपनी माँ से फोन करके यह बात बताती है, लेकिन जया के माँ बाप टिपिकल पेरेंट्स की तरह जया से ही एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जया को जब भी कभी टाइम मिलता, जया अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस देखती रहती है, लेकिन राजेश के आने के बाद अपना फोन रख देती है। इसके बावजूद भी राजेश जया को डांटता ही रहता है। इसी दरमियान जब एक दिन जया अपना मोबाइल देख रही होती है, तो उसे पता नहीं चलता है कि कब राजेश उसके पीछे आके खड़ा हो गया है और राजेश जया को डांटने लगता है और उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जया अपना फोन राजेश को नहीं देती और अपना फोन वो कस के पकड़ लेती है। उसके बाद राजेश बहुत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जया उसे फिर भी नहीं देती है। इसके बाद राजेश जब जया को
एक चाटा लगाने की कोशिश करता है तो जया उसका हाथ रोक देती है और उसे एक कुंग-फू मास्टर की तरह एक जोर से लात मारती है और सीधा मेज के अंदर घुस जाता है। यह सीन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रोमांचक था। जब हमें पता चलता है कि जब राजेश ने उसे मारना शुरू कर दिया था तो जया अपने मोबाइल पर कराटे और कुंग-फू की क्लासेस देखा करती थी और रोज उसकी प्रैक्टिस करती थी। बाथरूम में, घर के पीछे, हर जगह उसकी इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करती रहती है और इस तरह फिर जया आज फाइनली राजेश को एक लात मार के उसे घर के कोने में डाल देती है। बेचारा राजेश अपने चिकन पोल्ट्री फार्म पे जाकर अपने वर्कर से यही कहने लगता है, आज मैं अपनी बीवी को बहुत मारा, बदले में थोड़ी सी मार मुझे भी लग गई। एक्चुअली उस वक्त राजेश की माँ और उसकी बहन घर पे नहीं होते। जब वो रात होने पे घर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर की एक टेबल टूटी हुई पड़ी है, तो उन्हें भी यही लगता है कि राजेश ने आज फिर से जया को मारा। तो राजेश के घर आने पर वे दोनों उसको कन्फ्रंट करते हैं। तो राजेश कहता है कि मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको मारा। अब उस दिन के बाद से राजेश अपनी बीवी से डरने लगता है और अब वह गौर करता है कि घर पे हर जगह निशान है और जया हर जगह घर पे प्रैक्टिस कर रही थी। बाथरूम में, घर के बाहर, पेड़ पर, हर जगह वह प्रैक्टिस ही कर रही थी। अब राजेश ये बात अपने भाई अनिल को बताने लगता है तो अनिल भी उसे सलाह देता है तो वह भी कराटे सीख के अपनी बीवी को एक अच्छा सा सबक सिखाए। अब राजेश भी वीडियोस देखते हुए कराटे की प्रैक्टिस करने लगता है और ये सीन सच में काफी फनी थे। तो एक दिन राजेश ठान लेता है कि वह जया को सबक सिखाएगा। तो जिस दिन राजेश की माँ और बहन घर में नहीं होते, राजेश अपने घर आके अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है और राजेश फिर जया के साथ फाइट शुरू करता है। शुरू में तो जया उसे सिर्फ ब्लॉक करती है लेकिन बाद में वो उसे अच्छा सबक सिखा देती है। तभी उसी वक्त राजेश की माँ और बहन घर आके यह नजारा देख लेते हैं तो फौरन जया के माँ को बुलाते हैं। अब जया के माँ बाप और अनिल दोनों ही जया से कहने लगते हैं, राजेश तुम्हारा पति है, अब कुछ ऊपर नीचे होता है तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना आना चाहिए। इस पर जया कहती है इसी तरह से राजेश को भी एडजस्ट करना होगा अगर मैं उसे मारती हूँ तो। वह कहती है कि राजेश ने उसे 6 महीनों में 21 बार मारा है, पूरे साल में वो कितना मारेगा, पूरी जिंदगी वह उसे कितना मारेगा। तो अब अनिल राजेश को अपने पास बुलाता है और उससे आराम से कहता है कि अगर अब तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो सबको यही लगेगा कि तुमने अपनी बीवी को डर के मारे तलाक दिया है, तुम उसकी पिटाई से डर गए हो। अब तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बीवी को फटाफट से प्रेग्नेंट कर दो और उसे 2 बच्चों की माँ बना दो। वह अब सारी उम्र बच्चों को संभालते ही घर में रहेगी और वह 2 बच्चों को जन्म देने के बाद कराटे तो क्या घर का काम भी नहीं कर पाएगी। और इसी तरीके से जया ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना चाहती है ना, तो उसका ये सपना भी साकार मत होने देना। और इसी तरीके से तुम जया से बदला ले सकते हो। तो फिलहाल तुम उसे सॉरी बोलो और अपने प्लान को शुरू कर दो। अब राजेश अनिल की बात मानकर जया को सॉरी बोलता है और उस दिन के बाद से जया के साथ काफी अच्छे से पेश आता है और उसे रोमांटिकली काफी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब वह जय को दिखाना चाहता है कि अब वह टोटली चेंज हो गया है और वह उसके माँ बाप से बहुत अच्छी तरह से बात करता है बिना गुस्सा किए। अब जय भी राजेश की इस बिहेवियर को नोटिस करती है और वह भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है। फाइनली जया प्रेग्नेंट होती है और जया, राजेश और उसकी माँ हॉस्पिटल चेकअप कराने जाते हैं। तभी अनिल राजेश को एक वॉइस ओवर नोट सेंड करता है, फाइनली तुमने प्लान के मुताबिक जया को प्रेग्नेंट कर ही दिया ना। और यह बात जया सुन लेती है क्योंकि फोन स्पीकर पे था। अब वो राजेश से बार बार पूछने लगती है कि प्लान क्या था, अनिल किसके बारे में बात कर रहा था, तुम दोनों का प्लान क्या था, तुम्हारा प्लान क्या है। फाइनली राजेश जया को सच सच बता देता है कि मैंने प्लान के हिसाब से तुम्हें प्रेग्नेंट किया है ताकि तुम घर तक ही सीमित रह जाओ। उसी तरीके से मैं अब तुम्हें आगे की पढ़ाई नहीं करने दूंगा, तुमने मुझे बहुत बेरहमी से मारा ना, अब तुम उसे भुगतोगी। यह सब बातें सुनकर जया का बीपी हाई हो जाता है और बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है। जया के सपने सपने अधूरे ही रह गए। अब जया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहती है कि उसके हाई बीपी की वजह से उसकी प्रेगनेंसी अब रह खत्म हो गई है। अब जया की फैमिली और राजेश जया को ही इसके लिए दोषी ठहराते हैं। विजयन जया से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही काफी फ्रीडम दी है, तुम्हारे हिसाब से ही मैंने तुमको पढ़ाया है, तुम्हारी शादी की अच्छे घराने में, लेकिन तुमने ससुराल में हमारा नाम बदनाम कर दिया है। अब जया गुस्से में कहती है कि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती हूँ, मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होगा, मैं अपनी जिंदगी खुद ही जी लूंगी। ऐसा कहकर जया वहाँ सब लोगों को छोड़कर अकेले ही हॉस्पिटल से निकल जाती है और एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ रह के वह पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करती है, लेकिन जया की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। अब इसी बीच जया का भाई जयन उसके पास आता जाता रहता है और दोनों बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं और इसके लिए वे दोनों बैंक जाते हैं, लेकिन उसे कोई लोन भी नहीं मिल पाता है। फाइनली जया कोई ऑप्शन न होने की वजह से सुसाइड करने की कोशिश करती है। इसी बीच एक दिन राजेश अपने फोन को सही कराने के लिए एक दुकान पे देता है और उस फोन में वह वीडियो होती है जिसमें राजेश की पिटाई जया बहुत ही तेजी से कर रही होती है। रिपेयर करने वाला वह बंदा राजेश की वह वीडियो वायरल कर देता है। सोशल मीडिया में उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और सारे लोग उसको ही ब्लेम करने लगते हैं और इस बेइज्जती को ना सहते हुए राजेश घर में ही बैठा रहता है।
और वह एक दिन डिवोर्स भी फाइल कर देता है। और एक दिन राजेश को पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी कृष्णा राजेश से भी कम दाम में अपनी मुर्गियां बेच रहा है। इसकी वजह से राजेश को बहुत ही ज्यादा घाटा हो गया है और कृष्णा का बिजनेस काफी ऊपर जाने लगा है। और राजेश के लोग ये सोचने लगते हैं कि वह अब कृष्णा के पास जाकर उसको अच्छा सा सबक सिखाएंगे। राजेश का डिवोर्स केस कोर्ट में जाता है और जज जय के मुंह से राजेश सारी बातें सुनती है और उसको समझ में आ जाता है कि ज्यादा दोष राजेश का ही है। फाइनली जज इन दोनों को एक फाइनल मौका देती है कि ये दोनों एक साथ बैठ करके अपना थोड़ा विचार विमर्श कर लें और अपना फैसला फिर सुनाएं। एक आध में जाने के बाद जया राजेश से पूछती है कि अब तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम अपनी मुर्गियों को कितने दामों में बेच रहे हो। मैं अपनी मुर्गी 115 रुपए में बेच रही हूँ। मैं अपनी मुर्गी 115 में बेच रही हूँ। और ऐसा कह के जया डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है। तो इसके बाद हुआ ये था कि असल में जया ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसे बैंक से लोन मिल गया था और उसने उस लोन से कृष्णा का पोल्ट्री फार्म खरीद लिया था। जब राजेश के वर्कर कृष्णा को मारने पीटने लगते हैं तो कृष्णा बताने लगता है कि अब यह फार्म मेरा नहीं है बल्कि जया का है। जया वहां आकर उन सब लोगों को अपनी कराटे की प्रैक्टिस सिखाती है। इस तरह से फाइनली यह मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वो हाइप का बटन दिखाई दे तो प्लीज उसे जरूर हाइप दबा दें, इससे काफी हेल्प होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।